पसमानदा डेमोक्रेसी से। और पसमानदा डेमोक्रेसी नए साल पे ये कोशिश कर रहा है कि ये पसमानदा आंदोलन का भविष्य क्या हो, इस पे चर्चा की जाए कि वो कैसा हमारा इतिहास रहा, आंदोलन का इतिहास कैसा रहा, वर्तमान कैसा है और इसका भविष्य क्या होगा। बहुत से ऐसे समस्याएं जो हम देख रहे हैं, लगातार हमको सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं से, तो उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, क्या रणनीति हो जिससे आगे बढ़ के हम आंदोलन को मजबूत कर सके और आंदोलन को अपने समाज के भीतर ला सके। पहली किस्त हमने वकार भाई के साथ की थी, दूसरे में फैयाज अहमद फैजी साहब थे और आज हम वसीम राइन साहब के साथ जुड़े रहे हैं। वसीम राइन साहब बहुत जमाने से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहली बार हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। तो सब पहले पहली बार जो ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, एजुकेशन कैसे रही, आंदोलन कैसे, ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। मैं आपको सोलो कर दे रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद वसीम राइन, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा। मैं जनपद बाराबंकी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। और मैंने यही तालीम भी हासिल की है अपनी। बचपन से ही दया भाव था, कमज़ोरों को देखकर विचलित हो जाते थे। स्कूल में सहपाठियों के लिए बड़ा बन पड़ता था, वो करने लगते थे। पड़ोसियों और मोहल्ला वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हमें लगा कि हम कुछ करना चाहिए, तो जितना बन पड़ा हमने किया। फिर हमें लगा कि इसके आगे हम मदद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसी क्रम में हमने 2004 समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम लोगों के कामकाज आने लगे। जो भी हमसे बन पड़ता था, लोगों की मदद हम करते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक राइन समाज से है, जो सब्जी फल बागवान सब काम करते हैं। तो हमारे समाज के लोगों ने हमारी समाज सेवा को देखकर राइन समाज का एक जिले स्तर का सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में हमें राइन समाज का बाराबंकी जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया और उस संगठन को हम चलाते रहे और समाज के लोगों का भला करते रहे। समाज के लोग हमसे प्रभावित हुए और उसी राइन समाज के संगठन 2007 में हमें उत्तर प्रदेश जमीयतुल राइन का अध्यक्ष बनाया गया। जब उत्तर प्रदेश जमीयतुल राइन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने 2010 तक काम किया, तो हमें लगा कि हमारे समाज के लोग का तो भला हो रहा है, पर दीगर जो समाज हैं वो हमसे छूट रहे हैं। तो हमने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा की 2010 में सदस्यता ली थी और वहीं से हम इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हमारे पास संगठन चलाने का पुराना अनुभव था, तो जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा के सीनियर लीडर थे, उन लोगों की मेहरबानी रही कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला और उस प्रदेश अध्यक्ष बनकर तब से लगातार हम पसमानदा समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। और हमने जो तालीम हासिल की है वो बाराबंकी में ही इंटर तक हमने किया है। उसके बाद बीए करने के बाद हमने एलएलबी तक की तालीम हासिल की है। और हमेशा एक हमारा अंदर से रहा है कि हम गरीबों की, मजलूमों की किस तरह से मदद करूं। समाज में समाज की हिस्सेदारी को लेके हमेशा हम चिंतित रहे कि हमारा समाज कैसे उसको राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, ताकि जो हमारे समाज में जो गरीबी है, दबा कुचला समाज कहा जाता है, तो तालीम
में आगे आए और राजनीतिक हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। इस दिशा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब, वकार भाई, नूरलैन भाई, इन लोगों की सरपरस्ती में हम काम बराबर कर रहे हैं और संगठन काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है। सर मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में, जैसे हमारा फॉर्मेट यही है, हम पहले थोड़ा इतिहास के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो मोमिन कॉन्फ्रेंस बन रही थी, तो जमीतुल रायन भी थी अपने वक्त में, वो भी काम कर रही थी। तो हम जमीतुल रायन के बारे में थोड़ा कम जानते हैं सर, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके तो फिर थोड़ा सा जानकारी बढ़ जाएगी हमारी। और उस आंदोलन को थोड़ा सा लेके 1947 तक लेके थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, ताकि फिर हम वर्तमान पे आ जाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश जमीतुल रायन जो है वो आज़ादी से पहले का संगठन है। आज़ादी से पहले 1920 में ये ऑल इंडिया जमीतुल रायन का गठन हुआ था और तब से ये संगठन चल रहा है और काफ़ी लोगों ने इसको चलाते रहे और मज़े मज़े करके आज भी उत्तर प्रदेश जमीतुल रायन के नाम से यूपी का संगठन है और ऑल इंडिया का भी है। और रायन समाज के आपके बिहार के जो अभी अब जो है क्या इजाज़त नाम है, अली। नहीं रियाज अली नहीं, उससे पहले के, अभी उनका 10 तारीख को तो अभी उनका जन्मदिन था। तो इन लोगों का बहुत योगदान रहा है और बिहार से बहुत बड़ा ताल्लुक जमीतुल रायन का भी रहा है। जमीतुल रायन के जनरल सेक्रेटरी वगैरह जो है तो बिहार के रहे हैं। और आपके गौ साहब जो हैं तो बिहार के थे और तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए सभी बिरादरियों के लिए बहुत काम किया है। गुलाम गौ साहब जो है तो विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, विधान परिषद में स्पीकर भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और बहुत काम उन्होंने किया है। और एक तरह से आप समझ लीजिए कि समाज को उन्होंने जगाने का, रायन समाज का काम जो किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। और ये डॉक्टर एजाज अली साहब उन्हीं के दामाद हैं, तो उनकी बताई हुई राह पर जो है तो चल रहे हैं रायन समाज के लोग। और हम अपने को उसी से जोड़ते हैं कि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते से हम लोग रायन समाज को लेकर चल रहे थे और तमाम हमारे सीनियर हैं उसको चला रहे हैं। क्योंकि हमें ये लगा कि सिर्फ रायन समाज की बात करके जो और समाज हैं वो हमसे छूट रहे हैं। इस वजह से हमने पसमानदा मुस्लिम महाज की सदस्यता ली कि हम सभी पसमानदा बिरादरियों की खिदमत करना चाहते हैं। जी जी, आप जैसे बता रहे हैं सर कि जाति से जमात की ओर आप लेके आए, कि पहले लग रहा था कि और जातियां छूट जाएंगी। जी 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 सर ये यहाँ पे जो है वर्तमान में हम देखते हैं कि इसमें पसमानदा आंदोलन के भीतर भी अंसारीवाद, रायनवाद, मंसूरीवाद, कुरैशीवाद, इस तरीके की बातें उठने लगती है। तो इसको कैसे, देखिए ये तो चुनौतियां है ना सर, इसको कैसे आप देखते हैं, तो कैसे इसको दूर किया जाए? देखिए, जमात से जात की तरफ जो है स्वर्ण जो बिरादरियां अशराफ मुसलमान हैं वो हमको जमात से जात की तरफ ले जाना चाहती हैं। वो अंसारीवाद, मंसूरीवाद, रईनवाद का उभार सबसे बड़े खतरे हम लोगों के लिए हैं। तो जो अशराफ मुसलमान हैं उनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है। पसमानदा आंदोलन जितना ही तेज चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे उनको लगता है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है। क्योंकि हमारी आबादी 85% है और उनकी आबादी 15% है। तो इस वजह से वो ये सोचते हैं कि इनकी अगर जमात रहेगी तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। और जो आज तक सिर्फ हमारी भीड़ दिखाकर और हमारा इस्तेमाल किया है और राजनीतिक हिस्सेदारी से उन्होंने ली है, तो वही लोग हैं जो अंसारीवाद, मंसूरीवाद, रईवाद को लाते हैं ताकि जमात से जात की तरफ चले जाएं। और जात की तरफ जाने से पसमानदा आंदोलन का भी और पसमानदा समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान है। जी सर, सही कहा आपने। सर अब ये बताएं कि हम अभी, आपको क्यों लगता है कि ये आंदोलन जो है कामयाब हो सकता है? क्या आपको लगता है? क्योंकि हम बाहर के लोग जो ये देखते हैं वो बोलते हैं कि इनमें आपस में एकता नहीं दिखती और कोई रणनीति नहीं दिखती। तो
आपको क्या लगता है कि क्यों ये आंदोलन कामयाब हो जाएगा? ठीक है। देखिए, पसमानदा ने हिस्सेदारी की जो तहरीक चलाई है, वो पसमानदा युवाओं को बहुत पसंद आ रही है, जिसके कारण अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इससे युवा काफ़ी जुड़ा है। देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा का जो गठन हुआ है वो 98 में हुआ है। और पसमानदा जो शब्द है उसको अब्दुल रऊफ साहब ने दिया था। उस्मान हलालखोर, डॉक्टर सुरू हसन, आज़ाद पवरिया, अली अनवर साहब और खलील अहमद रानी ने मिलकर संगठन की शुरुआत की थी। और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से मुझे जुड़ने का जो जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि खलील अहमद रानी इस संगठन के लिए उनकी जान चली गई। 99 में इस आंदोलन की वजह से उनका किडनैप हो गया। आज तक उनका पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। तो इस आंदोलन में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के लिए पहली जान अगर किसी ने जान की कुर्बानी दी है तो खलील अहमद रानी ने दी है। तो हमने ये सोचा कि खलील अहमद रानी अपनी जान अगर संगठन के लिए दे सकते हैं तो हम तन मन धन जरूर दे सकते हैं। तो हमने ये सोच कर ऑल इंडिया सर, किया। आप जो खलील अहमद राइन के बारे में बता रहे हैं सर, इसकी जानकारी इवन की मुझे भी उस तरह नहीं है। मैंने अली अनवर साहब की जो किताब पढ़ी थी उसमें उन्होंने एक शुरुआत में उसको डेडिकेट किया है, शायद उन्हीं को शायद डेडिकेट किया है। तो मैं उनके बारे में सर नहीं जानता। मैं इसलिए आपके जरिए इस बात को थोड़ा सा और जनता के बीच लाना चाह रहा हूँ कि क्यों उनकी जान चली, कौन लोग जिम्मेदार थे इसके लिए। देखिए, जब संगठन चलाया तो उस समय भी यही बात हो रही थी कि जिन लोगों का हमने नाम अभी लिया है कि उस्मान हलालखोर साहब, डॉक्टर सुरू हसन साहब, आज़ाद पवरिया, अली अनवर साहब, इन और खलील अहमद रानी साहब। तो खलील अहमद रानी साहब को उस वक्त के अशराफ जो रहे होंगे लोग, उन लोग ये धमकी दे रहे थे कि आप अनवर जुलाहा का साथ मत दीजिए, इन लोगों का साथ मत दीजिए, और वरना जो है आपकी जान चली जाएगी। और वही हुआ कि 99 में उनका किडनैप हो गया, जो आज तक नहीं पता चला है कि कहाँ है। और हमें फ़ख्र है कि इस आंदोलन में हमारी बिरादरी की कुर्बानी है। उसी से हम प्रभावित होकर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की सदस्य ली थी। अच्छा सर, एक सवाल ये किया जाता है कि ये आंदोलन दरअसल दलित आंदोलन की कार्बन कॉपी है। जिससे दलित आंदोलन खड़ा हुआ, क्योंकि हम भी जातीय पहचान की बात करते हैं, जातीय पहचान के आधार पर अपनी भागीदारी की भी बात करते हैं। तो क्या ये सिर्फ कार्बन कॉपी है कि इसमें कुछ और आप जो है बातें देखते हैं सर? देखिए, दलित आंदोलन की अपेक्षा इस्लाम के मसावात और सऊदी तहरीक से ज़्यादा प्रभावित है। दलित और ओबीसी मूवमेंट के असर का इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो इस्लाम के मसावात और सऊदी तहरीक ज़्यादा उससे प्रभावित है। अच्छा, सिर्फ आप सिर्फ कार्बन कॉपी की तरीके से नहीं देख रहे इस आंदोलन में, है आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इस्लामी मसावात है और उसको हम ज्यादा आगे रख के बात कर रहे हैं। जी। अच्छा। अब दलित और ओबीसी मूवमेंट का असर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि दलित इस्लाम के मसावत और सऊदी तहरीक से ज़्यादा प्रभावित है। ठीक। अच्छा सर, अच्छा अभी अगर हम बात करें जैसे कि अ, इस संगठन में टूट भी पैदा हुई। हम देखते हैं कि पहले एजाज अली साहब, अली अनवर साहब साथ में थे, फिर वो अलग हो गए। फिर अली अनवर साहब से वकार भाई अलग हो गए। फिर अभी हाल फिलहाल में भी टूट पैदा हुई। तो ये एक मैसेज जाता है ना युवाओं के बीच, जैसे कि अब नया लड़का अगर जुड़ना चाहता है तो वो देखता है कि यार अभी तो एक मतलब संगठन कहीं पहुंचा भी नहीं, आंदोलन कहीं पहुंचा भी नहीं, और अभी से इतनी टूट पैदा हो रही है। तो हम कैसे इस आंदोलन से जुड़ पाए? देखिए, हम अली अनवर साहब के समय से ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कोई भी संगठन है उसको चलाने वाले लोग बदला करते हैं, हमेशा कोई एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहता है।
ये संगठन में आज दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल कोई और होगा, तीसरा होगा। तो ये तो संगठन की एक प्रक्रिया है कि लोग बदला करते हैं। अध्यक्ष, आज हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल हो सकता हम ना हो, हमारी जगह पे कोई और हो। तो इससे जो है तहरीक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं 98 से, तो 98 से संगठन चल रहा था, लेकिन इधर आप देख लीजिए कि 2014 के बाद से आपके जितना स्पीड में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज चला है, और जब से खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब अध्यक्ष बने हैं, तब से आप देख लीजिए कि मैन मीडिया स्ट्रीम में जो है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज या पसमानदा महाज का नाम तभी से आने लगा है, तभी आया है। और इस आंदोलन की ही ताकत थी जो बात देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तक पहुंची, और प्रधानमंत्री ने जो है राष्ट्रीय भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में उन्हें पसमानदा का नाम लिया कि पसमानदा के लिए काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय देखिए, समाजवादी पार्टी ने हम लोग का वोट तो लिया है, और 2014 जब से हम बने और 12 में इनकी सरकार बनवाने में पसमानदा समाज का बहुत बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनती है, और इन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनी तो निमेश कमीशन और अपना शुक्ला कमीशन और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। ना संगठन में हिस्सेदारी दी, ना मंत्रिमंडल में हमारी आबादी के अनुपात हिस्सेदारी दी। उससे हमें काफ़ी तकलीफ हुई और मैं काफ़ी नाराज हुआ। तब से आज तक बराबर समाजवादी पार्टी का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि हमारे वोट की ताकत से आपकी बनी हुई सरकार बनने के बाद आपने हम लोग के साथ धोखा किया। और उसके बाद आप देख लीजिए कि 14 का चाहे चुनाव रहा हो, चाहे 17 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का चुनाव रहा हो, और चाहे 22 का चुनाव रहा हो, समाजवादी पार्टी को कामयाबी नहीं मिल रही है आपके सामने। क्योंकि धोखा एक बार आप दे सकते हैं, किसी को बार बार नहीं दे सकते हैं। पसमानदा समाज को हम लोग बराबर जागरूक कर रहे हैं, और पसमानदा समाज काफ़ी हद तक जग भी गया है। पसमानदा समाज को भी चाहिए भी, और कर भी रहे हैं, कि ये भाजपा का जो डर दिखाकर हम लोग का वोट लेते रहे हैं, अब उस डर से निकलिए, हिस्सेदारी की बात करिए। जहाँ हिस्सेदारी मिले वहाँ वोट करिए। ये कब तक डर के आप करेंगे? इन लोगों ने डरा कर इतनी बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, इनका गठन 92 में हुआ है। इन्होंने 50 लोगों को राज्यसभा जाने का मौका दिया है, लेकिन एक भी पसमानदा समाज को राज्यसभा जाने का मौका समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। वही हाल अगर आप बसपा की बात करेंगे, तो उन्होंने आज तक किसी को विधान परिषद जाने का पसमानदा मुसलमान को मौका नहीं दिया। कांग्रेस का हाल आप जान ही रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नाइंसाफी अगर की है तो कांग्रेस पार्टी ने की। आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाकर जिस तरह का पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमानों के साथ उन्होंने भेदभाव किया है, वो मजाक किया है एक तरह का। और उस वक्त के जो अशराफ लीडरान थे कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम, जाकिर हुसैन, रफ़ी अहमद किदवई, ये सब भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कांग्रेस जिम्मेदार है। आज पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हुई है, उसके भी जिम्मेदार वही लोग हैं। उन्हीं की बनाई हुई सच्चर कमेटी, उसकी सिफारिश उन्हें लागू की। तो कब तक आप धोखा देंगे? हमारा वोट लेते रहे, हमारा काम सिर्फ नारे लगाना, दरी बिछाना, यही तक सीमित रहा। हिस्सेदारी के नाम पे, इन सेकुलर के नाम पे वोट लेने वाले सारे लोगों ने हम लोग को जीरो पे रखा है। सर, ये आपकी बातों से लग रहा है कि भाजपा को आप अछूत पार्टी की तरफ से नहीं देख रहे। आप कह रहे हैं कि अगर हिस्सेदारी वहां मिल रही है तो वहां जाएंगे। देखिए, अछूत तो हमें किसी की देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बिना वोट लिए हुए 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष पसमानदा मुसलमानों को बनाया है, एक को राज्य मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया है, और एक को राज्यसभा जाने का मौका दिया है, जबकि हमने वोट भी नहीं किया है। अगर उनको 42% वोट मिला है तो मुश्किल से 2% वोट मुसलमानों का है और बाकी उन्हीं का वोट है। लेकिन हमारा सवाल तो उन लोगों से, समाजवादी पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को 80% वोट लिया और हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा, चाहे उनका टिकट बंटवारा हो, चाहे उनके संगठनों में जगह हो।
और आज तक समाजवादी पार्टी इतने दिन से हमारा वोट ले रही है, आज तक कभी समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक पसमानदा मुसलमान नहीं बना है, न उनके किसी फ्रंटल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि यादव जो उनका 8% है, तो 16% जो है तो पसमानदा मुसलमान वोट उनको करता है, उनके यादवों से दुगना वोट। लेकिन राज्यसभा जब भी जाना हुआ तो यादव जी गए हैं, कभी पसमानदा मुसलमान नहीं किया है। तो अब ये सब नहीं चल पाएगा। पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए हैं और हमारी पूरी टीम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी के नेतृत्व में हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पे सम्मेलन कराते हैं, पसमानदा जागरूक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आपके जरिए किसी जो भी चीज़ें हैं उनके तो हम पसमानदा समाज के लोगों को जागरूक करने का काम हमारा संगठन कर रहा है। सर बहुत अच्छी बात है आपने की कि किस तरीके से सेक्युलर पार्टियां थी वो वोट लेती थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज्यादा है कि भाई तुम पहले जवाब दो। और भाजपा क्योंकि उसको आपने वोट ही नहीं दिया, तो उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आप उसको उस पर दे रहे हो। और इसके बावजूद आपने बताया कि भाजपा जो है वो नाम भी ली, पसमानदा शब्द इस्तेमाल की, मोदी जी ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक दोबारा से एक करंट पैदा हुआ आंदोलन में और कई डिबेट हुई, कई लोग सामने आए। तो सर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में कौन सी अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हैं सर, कि जिससे अगर आंदोलन पकड़ ले तो उसका भविष्य सुधर सकता है। देखिए, पसमानदा आंदोलन के जरिए लोगों जो जुड़े हुए लोग हैं वो जल्दीबाजी में पार्टी से कुछ पाने की लत रख रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही है। हम जब आंदोलन चला रहे हैं तो हम अपने आंदोलन को जब आगे बढ़ाएंगे और जब हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो जब ताकत आएगी तो खुद राजनीतिक पार्टियां हमें देंगी हिस्सेदारी। लेकिन हम जल्दीबाजी में अगर जाएंगे तो संगठन का भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। इस तरह से कुछ देने वाले नहीं, क्योंकि हमेशा जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको राजनीतिक पार्टी हमेशा बुलाकर कुछ न कुछ छोटा मोटा दे दिया करती है ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। तो हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। हमें हमें हमारी आबादी के अनुपात हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे उनके संगठनों में हो और चाहे टिकट बंटवारे में हो, चाहे मंत्रिमंडल में, जहाँ सरकारें हैं वहाँ उनकी सरकारों में हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारे आबादी के अनुपात जो भी पार्टी हिस्सेदारी वहाँ पर समाज के लोगों को वोट करना चाहिए। और इससे ये सरल मुसलमान जो अशराफ मुसलमान है, ये उनका जाल बनाया हुआ है कि भाजपा कटर दिखाकर हमारा वोट यहाँ दिलवाना और हिस्सेदारी खुद लेना, ये काम उन लोगों का है। तो इससे हमारे पसमानदा लोगों को होशियार होना चाहिए कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो हिस्सेदारी हमें चाहिए। हमारी आबादी 85% है, 15% वालों का राज चला है और 85% वाले आज भी वोटर बने हुए हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज अगर ये आर्टिकल 341 पे पाबंदी नहीं लगी होती तो आज हमारे कितने लोग MP MLA डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS बनते, जो बनने से वंचित हो गए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या इन लोग ने वोट लिया, लेकिन आज तक आर्टिकल 341 पे किसी सदन में न समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है और न बहुजन समाज पार्टी, लेकिन सिर्फ हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। वसीम भाई बहुत अच्छी बात कही, और आपकी बातों से जो बात समझ में आ रही है वो यही आ रही कि अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर भाजपा को वो अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसको नकारना नहीं चाहिए और उसको ग्रैप्स कर लेना चाहिए अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ताकि जो है भागीदारी बढ़ेगी तब आपका आंदोलन भी बढ़ेगा। तो एक अच्छी बात की आपने सर। मैं एक देखिए, सवाल आ रहे हैं, मैं वो ले लेता हूँ सर। एक अख्तर भाई सवाल कर रहे हैं, और सवाल क्या मतलब बात ही रख रहे हैं अपनी। कह रहे सलाम अलैकुम, पसमादा कम्युनिटी के लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, अपने को पसमादा कहना शर्म की बात मानते हैं। दूसरी बात, मुस्लिम मुस्लिम एंड इस्लाम इस्लाम का हवा पसमादा कम्युनिटी के लोगों पर भारी पड़ता है, जबकि अशराफिया खुलकर अपनी बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ETC, और सिर्फ अपने लोगों को ही मेंबर बनाता है। देखिए बात वो लिख रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ये भी बात है कि देखिए, अगर आप अगर सर मिलने चले जाए मोहन भागवत जी से
या किसी और आरएसएस के बड़े लीडर से, तो अभी ये आंदोलन पर आरएसएस के एजेंट होने का आरोप लग जाएगा। लेकिन मदनी जी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो वही अख्तर भाई की बातों में मैंने जोड़ दिया। सर इस पे कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अख्तर भाई की बात बहुत ही वाजिब है और बहुत ही वाजिब सवाल उन्होंने किया है। देखिए, जो पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है उसमें हमने इससे पहले भी सवाल हम कर चुके हैं, वो मदनी जी से, अरशद मदनी साहब से हमने सवाल किया था कि पर्सनल लॉ बोर्ड बना, एक 85% जिनकी आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, उसमें कोई भी पदाधिकारी पसमानदा मुसलमान नहीं। तो पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ सारे मुसलमानों के लिए, और उसमें जो पदाधिकारी हैं उससे 15% वाले हैं। तो 85% मुसलमानों का कोई वहाँ नेतृत्व करने वाला नहीं है। तो जो भी वहाँ स्कीम बनेगी वो हमारे खिलाफ ही बनेगी, तो हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं। तो ये कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड जो सारे मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन वही है कि सारे मुसलमान दिखा के कि मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं है, सारे मुसलमान एक हैं और एक ही सफ में महमूद अयाज, तो कब तक खड़े करेंगे? वो सिर्फ मस्जिद, और सारी मस्जिदों में भी वही हाल है कि आप देख लीजिए आजमगढ़ वगैरह में कि मस्जिदें हैं जहाँ बैकवर्ड की मस्जिद अलग है और असराफ मुसलमानों की मस्जिद अलग है और एकता की बात करते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में न रखने की वजह, और जबकि मौलाना अरशद मदनी जो अपने आप को जो है जमात उलमा हिंद का सबसे बड़ी तंजीम बताते हैं उसके अध्यक्ष भी हैं, उनकी तंजीम में भी वही हाल है कि वहाँ भी सब असराफ लोगों का कब्जा है, वहाँ भी पसमानदा मुसलमानों को उन्होंने अपनी तंजीम में जगह नहीं दी, पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं दिया। तो इस तरह से नाइंसाफ़ी ये करते हमारे साथ बराबर चले आ रहे हैं। आज तक अरशद मदनी साहब ने कभी, आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए, आज तक जो है, तो अगर वो हम लोगों को बराबर का मुसलमान मानते होते कि धोबी अगर मुसलमान है उसको हम बराबर का मुसलमान मानते हैं, हलाल खोर को बराबर का मुसलमान मानते हैं, तो आर्टिकल 341 पे जो धार्मिक पाबंदी लगी है, आज तक वो कभी उस पर आवाज़ उनकी तहरीक की तरफ से नहीं उठी, इस पर कोई काम नहीं किया है। अगर वो हमको बराबर का मुसलमान मानते थे तो हमारी भी आवाज़ उठाते। आज जो हमारी हालत दलितों से बदतर है उसके लिए जिम्मेदार वो भी, उनको भी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व तो जब वही करते चले आए हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज जो हमारी हालत दलितों से बदतर पसमानदा मुसलमानों की हुई है उसके लिए जिम्मेदार हैं वो, और उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये जिम्मेदारी हम लेते हैं कि इनकी जो हालत है दलितों से बदतर हुई है। दलित आंदोलन चला, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो है उनकी बेटा एक्सपायर हो गया और उनको एक दलित सम्मेलन में जाना था किसी दूसरे मुल्क में, तो उनके भाई ने बताया कि बेटा एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने कहा हमारा एक बेटा एक्सपायर हुआ है, लेकिन अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो करोड़ों बेटे की जान खतरे में। तब मोमेंट को कामयाबी मिलती है जब इस तरह की सोच होती है। अगर हम थोड़े बहुत लालच में फंस जाएंगे तो आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। हमें सीखना चाहिए, उनसे इबरत लेना चाहिए कि वो किस तरह से जो है अपने लोगों के लिए, दलित के लिए किस तरह से, पूरे देश के लिए नहीं बल्कि आप फॉरेन में कहीं जाइए तो देखिए जहाँ भी उनको बुलाया गया वो गए हैं, सब कुछ अपना छोड़कर सिर्फ अपने समाज के लिए किया है। तो पसमानदा बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात सीखना बोली। तो सर हम ये देखते हैं सर कि आंदोलन में, आंदोलन को आगे बढ़ाने की बजाय लोग खुद को ही आगे बढ़ाने लगते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ सर कि कमियां क्या है, क्यों नहीं आंदोलन इतना बढ़ पाया? आप क्या वो कमियां देख रहे हैं? जैसे आज, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 6-7 साल पहले सर मैं जुड़ा हूँ, तो उस टाइम मैंने ऐसे ही अपने पेज पे मैंने डाला था कि पसमानदा शब्द किसने सुना है, तो 100, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा, 176 या 196 लोग ने आंसर किया था। उसमें से 100, मतलब कि 94% करीब ऐसे लोग थे जो जानते ही नहीं थे कि पसमानदा शब्द क्या है। तो और ये उत्तर प्रदेश की बात है। तो मेरा कहना ये था कि इतने दिन से काम करने के बाद भी आंदोलन नहीं बढ़ पाया, तो इसमें कुछ हमारी कमी रही होगी ना, तो उस कमियों पर भी थोड़ा बात की जाए, क्या कमी रही जिससे आंदोलन नहीं बढ़ पाया सर? देखिए, पसमानदा आंदोलन, देखिए बिहार में काफ़ी कामयाबी मिली वहाँ पे, और बात वही होती है कि वहाँ पर जैसे आंदोलन चला
तो वहाँ पर राजनीतिक हिस्सेदारी मिल गई। चाहे अली अनवर साहब रहे हों, चाहे कहकशा परवीन राइन हैं वो भी, या डॉक्टर एजाज अली राइन हैं, या साबिर अली साहब हैं, इन लोगों को राज्यसभा जाने का मौका मिला। या गुलाम गौस साहब के परिवार से भी आज भी उनके MLC हैं। तो इस तरह से जब वहाँ इन लोगों को राजनीतिक फायदा मिल गया तो वहाँ ये मूवमेंट खड़ा हो गया पूरी तरह से, और लोग साथ खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम लोग जानते थे कि पसमानदा है क्या। उसके बाद ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वकार भाई, हमारे सीनियर नूरलाइन भाई, इन लोगों की मेहनत है जो उत्तर प्रदेश में लोग पसमानदा को जाने कि पसमानदा क्या चीज़ है। और तब से जब से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया है, तो अब तो सिर्फ मुसलमान नहीं, देश में जितने धर्म के लोग रहते हैं सभी को पसमानदा के बारे में पता चल गया कि पसमानदा मुसलमान भी होते हैं। मैं उनका शुक्रिया भी प्रधानमंत्री जी का अदा करता हूँ कि दबे कुचले लोगों के बारे में उन्होंने बात करके उनको मेन मीडिया स्ट्रीम में ला दिया है। अब इस दिशा में काम करने की भी ज़रूरत है, जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि इनके लिए काम करेंगे, और सबका साथ और सबका विकास का जो उनका नारा है, क्योंकि पसमानदा समाज को काफ़ी उम्मीदें हैं देश के प्रधानमंत्री से कि जो दबे कुचले लोगों के बारे में उन्होंने बोला, हमारी बात की, वो देश के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात की है। आज तक आज़ादी के बाद तो बहुत से प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी पसमानदा मुसलमान की बात किसी ने नहीं की है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हम लोगों की बात की। लेकिन आबादी के अनुपात हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए, और वो अभी हम वोट तो नहीं दिए हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमने वोट दिया है। वोट तो हम लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन बड़ा दिल उन्हीं को दिखाना पड़ेगा कि हमें कुछ देंगे तो हम वोट भी देंगे और हमें टिकट भी मिलेगा, लेकिन बड़ा दिल उन्हीं को दिखाना हाँ पड़ेगा, जैसा उन्होंने बड़ा दिल करके इन लोग आयोग का अध्यक्ष। जी सर। आज अच्छा सर, मैं सर कुछ एक आध और सवाल ले लूं। ये बताइए सर कि भाजपा से जुड़ने पर, या कि अगर हम भाजपा से कई साथी जुड़ रहे हैं, पसमानदा आंदोलन के कई साथी जुड़े हैं, या कि वो इस तरह कुछ करते हैं, तो उन पे आरोप लगता है कि आप भाजपा के एजेंट हो और भाजपा के अनुसार मुसलमानों में तुम सेध डाल रहे हो। तुम इर्तुगुल का उल्टा क्या था, पता नहीं कौन सा एक गुल करके है कि भाई तुम गद्दार हो। तो उस टाइप के आरोप लगाने लगते हैं सर। मैं इधर वर्ड नहीं याद आ रहा, कुछ इस्तेमाल करते कोई वर्ड। तो इस तरीके का आरोप लगाने से सर फिर क्या होता है कि जो जैसे आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे कि भाई ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और और उनको उनके कैरेक्टर पर भी हमला करने लगते हैं कि आप जो है पैसा मिल रहा है आपको, अ, तुम जो है मुसलमानों को बहका रहे हो, तुम गलत ऐसे कर रहे हो। तो ऐसे कैसे इसको टैकल किया जाए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप नहीं जाना चाह रहे थे, कई लोग हैं, कोई जाना चाह रहा है, कोई नहीं जाना चाह रहा है, कोई किसी की विचारधारा कुछ है, किसी की विचारधारा कुछ है, और फिर आपस में ही जो तनाव इतना ज्यादा बढ़ने लगता है। तो उसके ऊपर सर मैं चाह रहा था, क्योंकि ये भी एक चुनौती है, क्योंकि इस चुनौती पे बात करनी चाहिए हमें। देखिए, हमेशा जो है को भाजपा आज आई है, भाजपा के सरकार में न रहने पर भी पसमानदा आंदोलन पे आरोप लगते रहे। तो ये काम जो अशराफ मुसलमान हैं वो लोग करते हैं कि ये मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं, ये संघ के आदमी हैं, ये संघ इनको चला रही है, इस तरह के आरोप वो समाज में को भ्रमित करने के लिए फैलाते हैं। हमारे तमाम लोग फंस भी जाते हैं। देखिए, भाजपा का एजेंट जिसे कह रहे हैं, जो सरकारें होती हैं, हम लोग सरकारों से मांग करते हैं, किसी पार्टी से नहीं मांग कर रहे हैं, सरकारों से मांग करते हैं जहाँ भी जिसकी सरकार होगी। अब भारत में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो आप किससे मांग करेंगे? आज अगर प्रधानमंत्री आवास अगर मिल रहा है तो किसकी सरकार से मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्हीं से तो आवास मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास, आप जो सेकुलर पार्टियों की गवर्नमेंट रही हैं उसमें देख लीजिए कि कितने मुसलमानों को जो है, पसमानदा मुसलमानों को आवास मिले थे, क्या आवास बनाने का पैसा मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया उसमें। पसमानदा मुसलमान क्योंकि गरीब हैं
तो पात्रता में आए उन लोगों को काफ़ी कॉलोनी भी मिली है, कॉलोनी बनाने का पैसा भी मिला है। तो जो अच्छा काम कर रहा है हम उसकी तारीफ भी करेंगे। अगर कोई खराब करेगा, भारतीय जनता पार्टी खराब काम करेगी, तो हम उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन जो काम वो अच्छा कर रहे हैं, हमारे लोगों को उन्हें फ़ायदा पहुँचा है या राशन मिला है, तो राशन में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो इस तरह से जब कोई सरकार है तो सरकार से तो हम मांग करेंगे। अब उसमें कोई आरोप तो सिर्फ वही अशराफ मुसलमान लगाता है, जो वो अगर कहीं अभी मोहन भागवत जी से असद मदनी साहब मिलने गए थे, अगर वो कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो फौरन टीवी न्यूज़ चैनल पे चलने लगता है, अखबारों में आ जाता है कि आज फलाने की उन्होंने मदद की। लेकिन मोहन भागवत जी से मिलने वो गए थे तो कौन सी उनकी डील हुई जो उन्होंने किसी अखबार को नहीं बताया, किसी टीवी चैनल को नहीं बताया, कौन सी डील हुई है। तो ये पसमानदा समाज के लोग जानना चाहते हैं कि आप ब्लैकमेल करते हैं। असद मदनी साहब ऐसे तमाम लोग हैं जो सरकारी मौलाना हैं, हमेशा सरकारों को इन्होंने ब्लैकमेल करके अपने काम कराए हैं, खुद पद लिए हैं, फायदा लिए हैं, और हमारा सिर्फ वही इस्तेमाल हुआ है, हम सिर्फ वोटर बन के रह गए। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। जो भी अगर अरशद मदनी साहब हों या कोई मौलाना हो, अगर हम उनको बेचने का काम करेगा तो हम लोग उसका खुल के विरोध करेंगे। हम तो हमेशा जब भी, अभी 2-3 दिन पहले ही महंत गिरी साहब से जाके मिल के आए हैं। अगर अभी कोई पसमानदा समाज का मिल लेता तो उसके ऊपर आरोप लगता कि संघी है, या मोहन भागवत जी से कोई पसमानदा समाज का मिल ले तो संधि हो जाएगा। अगर ये मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे लोगों को समझने की बात है कि हमेशा हम लोग को वोट बैंक की तरह हमारी भीड़ दिखाकर इस्तेमाल किया, और खुद इन्होंने राजनीतिक फायदे लिए हैं, राजनीतिक पद लिए हैं, फायदे लिए हैं सरकारों से, और हमारा सिर्फ शोषण हुआ, हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। तो इससे पसमानदा को इबरत लेने की जरूरत है कि जहाँ पर हमें हिस्सेदारी मिलेगी हम वहाँ वोट करेंगे। हमारे लिए सभी पार्टियां एक तरह हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां हैं, सभी ने सिर्फ हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तो पसमानदा समाज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी, हमें राजनीतिक संगठनों में हिस्सेदारी चाहिए, टिकटों में हिस्सेदारी चाहिए। अगर जहाँ सरकारें हैं उन सरकारों के मंत्रिमंडल में हमें राज्यसभा जाने का मौका दिया जाए, हमें एमएलसी बनाया जाए। अगर हम कमज़ोर लोग हैं, हम आप टिकट नहीं दे रहे हैं, तो हमें एमएलसी बनाइए, राज्यसभा भेजिए। लेकिन अगर जी सिर्फ सर, आप जी सर, आपने जो बात कही इसी ऐसी बात कुर्बान अली एक पत्रकार हैं, पहले वो राजसभा टीवी में थे और भी पत्रकारिता वो करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी, थोड़ा शॉकिंग थी सुनने के लिए, कि वो कहे थे कि जब ये शाबानो का केस हुआ था तो मदनी कर रहा हूँ, अली मियां नदवी साहब और राजीव गांधी के बीच में डील हुई थी। उनका आरोप है, मेरा आरोप नहीं है ये, आप सुन सकते हैं, उनका वीडियो मौजूद है, कि वो डील क्या हुई थी कि शाबानो के मुद्दे पर जो है तुम हमारा साथ दो, और जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला जाएगा तो फिर हम चुप रहेंगे। तो कुर्बान अली साहब का कहना है कि वाकई वो चुप रहे, उधर से कोई बयान नहीं आया ताला खोलने पे। हुआ या उसे बनाया गया, काफी हद तक उसका अपना भी रोल था। वो शाहबानो केस में पार्लियामेंट में डिबेट हुई, आरिफ मोहम्मद खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और उसके बाद राजीव गांधी ने वे किया कि हमारी कांग्रेस के मुसलमानों की मेजोरिटी किस तरफ जा रही है, जियाउर रहमान अंसारी, मोहसिना खिजवाई, फलाना फलाना धमाका किस तरफ है, तो वो उस तरफ झुक गए। और जो अमेंडमेंट चाहते थे उस वक्त के सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स, उनके प्रेशर में राजीव गांधी साहब ने वो अमेंडमेंट कर दिया। और उस दिन, जिस दिन वो पास हुआ, उसी दिन निजामुद्दीन में मौलाना अली मियां साहब, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे, वहां रुके हुए थे। वहां राजीव गांधी आए और उन्होंने कहा, अली मियां साहब, जैसा आप चाहते थे पर्सनल लॉ में तरमीम, वो मैंने कर दी है। अब मैं बाबरी मस्जिद का ताला खोलने जा रहा हूं और आप खामोश रहेंगे, और ये जो मैंने अमेंडमेंट किया है इसके लिए आप एक थैंक्स गिविंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहां से ये शुरू होता है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का दौर, जिसकी बुनियादें सन 80 में ही रख दी गई थी। उसके फौरन बाद, और वैसे ही हुआ, उन्होंने तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो आप अभी बात बोले कि अंदर क्या बात हुई हमको पता ही नहीं चला, है ना। आप मिल के आए, क्या बात की, क्या ऐसी बात हुई, क्या नहीं हुई उस पर, और न इस पे कोई सवाल किया गया कि भाई क्या हुआ। अगर आप मिलके आते, या वकार भाई को मैं देखता हूँ लगातार लोग ट्रोल करते हैं कि वो तो तुम भाजपा, ये पता नहीं कौन सा फोटो लगा लगा के ट्रोल करते हैं सब,
तो इस तरह का ट्रोल भी नहीं दिखता इनके लिए, मदनी साहब के लिए और जो भी अशराफ लीडर हैं उनके लिए। और आप पर लगातार आरोप रहता है कि आप जो है भाजपा के एजेंट बन गए इस तरीके से। अच्छा सर, मैं अगला एक आखिरी सवाल है, फिर खत्म करते हैं इसको, इस बातचीत को। ये सर रणनीति क्या हो, कैसे हम आंदोलन को 2023 में मजबूत किया जाए, क्या वो क्या रणनीति आपकी नजर में है जिसकी वजह से आंदोलन मजबूत होगा सर? देखिए, हम जब तक की जो है देखिए जो अशराफ तबका है वो हम मसलक के बजाय सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और हमारे समाज को समझ में भी आ रहा है। और अशराफ तबका हमको जो है उलझाता है, जमात से जात की तरफ ले जाता है। तो हम मसलक के बजाय हम हिस्सेदारी की बात करें, और हिस्सेदारी की अगर हम बात करेंगे तो जब हिस्सेदारी हमें जहाँ मिलेगी हम वहीं वोट करेंगे। वो हमेशा हमें मसलक में उलझा देते हैं। अभी जो है तो आपके महमूद मदनी अरशद मदनी का बयान आया कि जो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की वजह से मुसलमानों में जात व्यवस्था आ गई है, जबकि इस्लाम में कहीं नहीं। इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, जबकि जो हिदाया किताब है, बुक है, वो कई सौ साल पुरानी है। उसमें जात बिरादरी का जिक्र है। उन्हीं के मदरसे का एक आलिम लिख रहा है, बहस्ती जेवर, उसमें वो लिख रहा है कि जात बिरादरी है। और वो बता रहे हैं कि ये जो है तो क्योंकि हिंदू धर्म की, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू धर्म को देखकर हमारे वहाँ आ गई। तो ये सिर्फ हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, पसमानदा समाज को उससे उलझाते हैं। तो हमें मसलक में उलझने की नहीं ज़रूरत है, हमें सिर्फ हिस्सेदारी की बात करना है। और हिस्सेदारी की बात पे अगर हम अड़े रहेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर हाल में हम कामयाब होंगे। जी सर। सर ज्यादातर बातें सर आ गई है और हमने ज्यादातर बातें कर ली। अभी कोई और साथी का सवाल नहीं आया, तो अब मैं देख लेता हूँ ऊपर से, और कोई सवाल सर आया नहीं है और हमने पूरी बातें कर ली सर। हम आपसे और भी जुड़ते रहेंगे सर लगातार। अब कोशिश करेंगे कि आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू आता रहे अलग अलग मुद्दों पे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, जय पसमादा, जय हिंद। जय बसपा।